आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसके पूर्व में हम लोगों ने कुछ प्रश्नोत्तरी के माध्यम से एजुकेशन के प्रारूप या प्रणाली के बारे में जानने समझने का प्रयास किया था और कहीं ना कहीं उसके अंतर्गत ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताया भी गया था कि जैसे उसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए या फिर कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन जो हम लोग पूर्व वीडियो में पढ़ चुके थे उसके माध्यम से कुछ प्रश्नोत्तरी को हल किया गया था और कहीं ना कहीं वो प्रश्नोत्तरी एक एजुकेशन से संबंधित था जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी के आधार पर अगर हम देखें तो कुछ महत्वपूर्ण एक आज चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग जो कि यशपाल समिति से संबंधित है। यशपाल समिति आप जानते होंगे कि यह कहीं ना कहीं प्राथमिक स्तर पे शिक्षा में सुधार से संबंधित क्रियाकलाप के बारे में बताता है और यशपाल समिति एक ऐसा समिति है जो कि कहीं ना कहीं बालक के बौद्धिक गुणों के विकास के लिए या कहीं ना कहीं उसके मानसिक क्रियाओं को प्रारूपित करने के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि एक हम लोगों के सिलेबस के अंतर्गत भी एजुकेशन के अंतर्गत भी इसको समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। तो आज हम सभी लोग यशपाल समिति के बारे में अध्ययन करेंगे। यशपाल समिति आप जानते होंगे कि प्रोफेसर यशपाल समिति के नाम से भी इसको जाना जा सकता है। यशपाल समिति अगर देखें तो इसी को हम लोग मानते हैं कि ये यशपाल समिति ये है कि शिक्षा के अवधारणाओं को प्रारूपित करता है और कहीं ना कहीं प्राथमिक स्तर पे शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास भी यशपाल समिति करता है या कहीं ना कहीं यशपाल समिति इसीलिए तैयार की गई थी या बनाई भी गई थी जो कि भारत सरकार ने 1992 में सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग की। 1992-93 में यह आता है कौन, यशपाल समिति। 1992-93 में इसकी प्रारूपित प्रणाली को लागू किया गया था और कहीं ना कहीं यह ऐसी समिति थी जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पे जो शिक्षाएं थी उनको बिना बोझ के देने का प्रयास किया जा रहा था। और यह शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है ही है, प्लस कहीं ना कहीं पूरे भारत में जो प्राथमिक शिक्षा की अवधारणा है उसको प्रारूपित करने का प्रयास भी यशपाल समिति करता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमको विशेष रूप से ध्यान से आज जाननी है, समझनी है। तो आज हम लोग का मेन जो फोकस होगा वो कहीं ना कहीं यशपाल समिति के बारे में होगा जो कि कहीं जो 1992-93 में आया था। ठीक है ना। तो आज हम लोग इसके बारे में विशेष रूप से जानने समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो ये चीज़ें अगर देखें तो यशपाल समिति जब आई तो प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन जो किया गया वो सन 1992-93 के समथिंग माना जाता है और 1992 में ही इसको प्रारूपित किया गया था। और इस कमेटी के अध्यक्ष जो थे, इस कमेटी जो मतलब यशपाल समिति के जो अध्यक्ष थे या समिति के जो गठन करने वाले थे, कहीं ना कहीं प्रोफेसर यशपाल इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष को अगर देखा जाए तो अध्यक्ष के रूप में कौन थे, प्रोफेसर यशपाल को ही इसमें प्रमुखता प्रदान की गई है और यशपाल समिति के अध्यक्ष प्रमुख यही माने जाते हैं। पेपर्स में पूछा भी गया है कि यशपाल समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जो थे वो कहीं ना कहीं प्रोफेसर यशपाल थे और जो आया यही यशपाल समिति वो 1992 में आया था। ये चीज़ें हमको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। और ये बनाया क्यों गया, ये तैयार क्यों किया गया, इसकी रीजन को अगर हम थोड़ा सा प्रारूपित करें तो कह सकते हैं कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो भारत सरकार है, MHRD उसको कहते हैं, भारत सरकार का जो MHRD था, आप अब ध्यान रखेंगे MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय अगर कह सकते हैं, इसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है ना। तो जो यह मंत्रालय था उसके द्वारा 1992 में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति गठित की गई। राष्ट्रीय सलाहकार समिति आप जानते हो कि जो सलाहकार के रूप में एक समिति गठित की गई थी और उसके माध्यम से कुछ शिक्षाविदों को उसमें सम्मिलित किया गया। मतलब एक समिति बनाई गई, एक कमेटी तैयार की गई और उसके माध्यम से एक समिति तैयार किया गया या उसको प्रारूपित किया गया या बनाया गया, समिति को तैयार किया गया और उसमें कुछ शिक्षाविदों मतलब जो महान शिक्षा शास्त्री थे, अच्छे शिक्षा शास्त्री थे या लोग जो अनेक क्षेत्रों से महान शिक्षाविद थे उनको उसमें इंक्लूड किया गया, मतलब उसमें जोड़ा गया, सम्मिलित किया गया, जिसके अध्यक्ष जाने माने वैज्ञानिक शिक्षाविद प्रोफेसर यशपाल भी इसमें सम्मिलित थे। ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे, प्रोफेसर यशपाल इसमें सम्मिलित है और कह सकते हैं जो ये मेन जो प्रारूपित तैयार किया गया ये कहीं ना कहीं इसको आगे बढ़ाने का कार्य यशपाल समिति ने ही किया है और यशपाल जो प्रोफेसर यशपाल थे उस अध्यक्ष तो थे लेकिन कहीं ना कहीं उनके माध्यम से ही उसको आगे बढ़ाने का कार्य निर्धारित किया गया। ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। अगर हम लोग बात करें तो इसके एम्स क्या थे या कह सकते हैं इसके जो उद्देश्य होते हैं, एम्स आप जानते होंगे, इसको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य भी, एम्स एम मतलब भी कह सकते हैं कि एम जो इसका था उद्देश्य क्या था, उद्देश्य में अगर हम समझने का प्रयास करें तो कह सकते हैं एम ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यशपाल समिति, उसके बारे में अगर ध्यान रखें तो कहीं ना कहीं वो एक
ऐसा कंडीशन था कि जिसके माध्यम से हम इसको मान सकते थे कि कहीं ना कहीं ये किस किस प्रकार से किसी किसी प्रणाली के माध्यम से इसको लागू किया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये अगर देखें तो हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण था और कहीं ना कहीं इसी के माध्यम से हम लोग विशेष रूप से यह कह सकते थे कि इसकी प्रणाली को हम लोग विशेष रूप से आगे बढ़ा सकते थे। तो यह जो शिक्षा की प्रणाली थे, इसके जो उद्देश्य थे, उद्देश्य को अगर हम समझने का प्रयास करें, उद्देश्य को अगर हम देखें तो उद्देश्य की जो प्रणाली थी, उद्देश्य को अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो उद्देश्य क्या था, उसकी आविर्भाव, उसकी कैसी प्रक्रियाएं थी। तो इसमें हम कह सकते हैं कि शिक्षा के अगर पहले कंडीशन को अगर हम देखने का प्रयास करें तो कह सकते हैं कि जो शिक्षा के उद्देश्य थे या शिक्षा के जो सभी स्तर पर विद्यार्थियों को विशेष रूप से छोटी कक्षाएं जो उद्देश्य बताए जाते हैं, विशेष रूप से जो छोटी कक्षाएं थी उसमें विद्यार्थियों पर पढ़ाई के दौरान जो पढ़ने वाला बोझ था उसको कम करने का प्रयास किया गया था। क्योंकि पहले जो विद्यालय होते थे उसमें बोझ बहुत ज़्यादा हो जाते थे विद्यालयों में। इसके लिए जो यशपाल समिति थी उसने बोझ को कम करने का एक सुझाव दिया, उद्देश्य जो उसके उद्देश्य में सम्मिलित किया। साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में कैसे सुधार किए जाए और कैसे उसमें सुधार लाया जाए। जो प्राथमिक स्तर पर आप समझने का प्रयास करें कि जो प्राथमिक स्तर पर बालक हों उनमें कैसे शिक्षा में गुणवत्ता लाई जाए, उसमें शिक्षा में सुधार कैसे किए जाएं, उसमें कैसे उसके प्रणाली को लागू किया जाए, उसके कैसे अवधारणाओं को आगे बढ़ाया जाए। तो ये है हम लोग मान सकते थे कि ये कहीं ना कहीं उसके प्रणाली के अंतर्गत ही आता था। तो इसमें अगर देखें तो इस कह सकते थे कि प्राप्त जो इसके उद्देश्य बताए जाते हैं, प्राप्त मतों के अनुसार जो लोगों से बीच में जाकर के सुझाव लिया गया, उसमें कह सकते हैं कि आधार पर समिति ने 15 जुलाई 1993 में सरकार को अपनी एक रिपोर्ट सौंपी, सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी और उस रिपोर्ट में लिखा कि बच्चों के लिए स्कूली जो बच्चे होते हैं स्कूली बस्ते के बोझ से ज़्यादा बुरा उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है और बालक कहीं ना कहीं ज्ञान का अर्जन अच्छे प्रकार से नहीं कर पाते। तो यह इसके अंतर्गत बताया गया था। इसमें अगर देखें तो बाद में फिर 2005 में एक एनसीएफ भी बनाया गया है। आप ध्यान रखेंगे कि एनसीएफ को भी इसी के प्रारूप से जोड़ करके देखते हैं। एनसीएफ इसको नेशनल करिकुलम फ्रेम 2005 कहते हैं हम लोग। नेशनल करिकुलम फ्रेम मतलब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भी कहा जाता है इसको। इसमें प्रोफेसर अस्माल की अध्यक्षता में ही राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनानी है तो एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन भी किया गया था। बीच में इसको इसी के अंतर्गत तैयार किया गया था जो कि एनसीएफ 2005 के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अगर हम समझने का प्रयास करें तो इसमें यशपाल समिति के जो सुझाव और सिफारिशें थी वो कौन कौन सी थी, इसके अगर अवधारणाओं को प्रारूपित करें तो हम कह सकते हैं कि जो समिति की सुझाव और सिफारिशें थी, नंबर 1 पे बताया गया है कि पब्लिक स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को स्कूल के बस्ते को औसतन 4 किग्रा से के लगभग हो, ये जो कह सकते थे कि जो भार 4 किलोग्राम के लगभग हो, मतलब 4 किलो से अधिक ना होने पाए। और कहीं ना कहीं उसके औसतन बच्चे को माना जाता था कि पब्लिक स्कूल में कि जो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के स्कूल के बढ़ते बोझ का औसत भार हो 4 किलोग्राम से लगभग ही हो, उससे अधिक ना हो। जैसे बहुत सारे विद्यालयों में बहुत सारी किताबों पुस्तकों का भार बढ़ जाता है और बालक कहीं ना कहीं उसी में पढ़ाई को अच्छे प्रकार से नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं उसके उदाहरणों को आगे बढ़ा नहीं पाते, शिक्षा को आगे लागू नहीं कर पाते। तो इन्होंने सुझाव, यशपाल समिति ने सुझाव और सिफारिशें इसके माध्यम से दी थी। दूसरी कंडीशन की बात करी जाए तो प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की पुस्तकें ना हो, ये चीजें किसने बताई थी? विज्ञान की पुस्तकें अगर देखा जाए तो इसमें बताया गया कि विज्ञान की पुस्तकों को सम्मिलित ना किया जाए प्राथमिक स्तर पे, क्योंकि बालक के ऊपर बोझ पड़ेगा और बोझ पड़ेगा तो फिर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, बालक पढ़ाई को अच्छे प्रकार से कर भी नहीं पाएगा। तो ये चीजें इसके अंतर्गत बताई गई हैं। तीसरी कंडीशन की बात करी जाए तो भाषा को जीवन से जोड़कर ही पढ़ाया जाए। भाषा को जो जीवन से, आप जान सकते हैं कि जो हमारी जो जीवन शैली है उससे जोड़ करके भाषा को, लैंग्वेजेस को इस्तेमाल किया जाए। गणित को रटने की बजाय उसको समझाया जाए, मतलब उसको कहीं ना कहीं उसको व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ा जाए, मैथमेटिक्स को भी व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ा जाए और गणित को रटने के बजाय समझाने पे विशेष रूप से फोकस किया जाए। अगली का कहा इसमें बताया गया है यशपाल समिति में कि जो बच्चे हों या कक्षा 6वीं से जो बच्चे पढ़ाई करते हों, कक्षा 6वीं से 8वीं तक स्वतंत्रता की बात, जो स्वतंत्रता से संबंधित क्रियाएं हों उनके बारे में उनको बताया जाए, उनको समझाया जाए और उनको राष्ट्र देश से जोड़ करके जोड़ा जाए। ठीक है ना, ये चीजें बताई गई। आगे बताया गया कि बच्चों को रोज जो दिनचर्या होती है उनकी सहज क्षमताओं को दिखाने के लिए का अवसर नहीं मिलता, मतलब वो अलग जो दिनचर्या होती है वो अपने अवसर को मतलब अपने क्रियाओं को बता नहीं पाते या समझा नहीं पाते या आगे नहीं बता पाते। इसके लिए उन्होंने खेलने, साधारण आनंद लेने, सोचने समझने और विश्व को जानने का समय भी नहीं निकल पाता, अर्थात उनके लिए विशेष रूप से इसकी व्यवस्थाएं की जाएं। ठीक है ना, तो इसके लिए भी बताया गया है पाठ्यक्रम को पूरा करना ही अपने आप में एक प्रकार से
लयबद्ध बन गया है या पाठ्यक्रम को पूरा ही केवल करवाया जाता है और बालक उस क्या ज्ञान प्राप्त कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। अर्थात यशपाल समिति ने कहा कि इसको बालक को दार्शनिक प्रवृत्ति का होने के लिए उसको सामाजिक गुणों को, सामाजिक लक्ष्यों और उसके जो सामाजिक गुण होते हैं दिखाई नहीं पड़ते, तो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से ज्ञान का अर्जन भी बालक को करवाया जाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत होती हैं। अत्यधिक बड़ी कक्षा में भारी भरकम जो कठिन पाठ्यक्रम होते हैं, कठिन पुस्तकें होती हैं, इसके कारण बच्चे समग्र इनका व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता, तो इसीलिए बालक के बोझ को कम किया जाए। ये भी चीज़ें व्यक्तित्व का विकास न होने पर कारण होता है, ये चीज़ें भी इसके अंतर्गत बताई ही गई हैं। पाठ्यक्रम में किसी भी विषय वस्तु का अवलोकन कराने के स्थान पर उसके चित्त के, मतलब उसके मनोवृत्ति के आधार पर अवलोकन कराने को कहा जाता है और कहीं ना कहीं अनुभव के आधार पर चित्रों का प्रयोग करना पाठ्यपुस्तक में एक दिन में चिंता बनकर उभरेगी। मतलब उनको ऐसे पाठ्यवस्तु दिखाया जाए जिसके माध्यम से उनके मन और मस्तिष्क पर प्रभाव पड़े और बालक अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित तरीके से लागू कर सके। ये चीज़ें किसके मतलब बताई गई हैं? यशपाल समिति के माध्यम से बताई गई हैं। ये चीज़ें इसके अंतर्गत होती हैं। स्कूल जाने वाले जो अधिकतर बच्चे हैं उनके लिए स्कूली शिक्षा या फिर जो नीरस है या बोझिल है या कह सकते हैं अरुचिकर है, कटु है या फिर अनुभवपूर्ण नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। तो इसके लिए बालकों को विशेष रूप से ज्ञान देने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं उनको उनके बोझ कम करने की आवश्यकता है। अर्थात इसके माध्यम से अगर बालकों पे बोझ पड़ेगा तो सुझाव दिए जा सकते हैं और सिफारिशें भी इसके माध्यम से यशपाल समिति ने की हैं, तो इससे कम इस चीज़ को कम किया जा सकता है। ये चीज़ें इसके अंतर्गत बताई गई हैं जो कि यशपाल समिति के माध्यम से ही हैं। विशेष रूप से यशपाल समिति ने कुछ चीज़ें बताई हैं कि जैसे बताया गया कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 से घटा करके 1:30 कर दिया गया है और इस रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने जो बताया है, बालक जो पहले इसमें होता था 1:40, इसको घटा करके अब कर दिया गया है 1:30 के, मतलब 30 पे एक शिक्षक होंगे और 40 पे एक शिक्षक पहले होते थे। लेकिन अब यशपाल समिति के अनुसार अगर 92-93 के अनुसार देखें तो एक 30 छात्रों पे एक शिक्षक ही नियुक्त किया जाएगा। तो इससे भी कहीं ना कहीं बालकों को समझ में या बालक की आवृत्ति में या बालक के क्रियाकलाप में या बालक की रुचि प्रेरणा आवृत्ति में ये सब चीज़ों में चेंजिंग आएगी और कहीं ना कहीं बालक अपने ज्ञान का अच्छे प्रकार से कर पाएगा जो कि बोझ को कम करेगा। समझ रहे हो ना। तो ये तो शिक्षकों पर भी बोझ कम हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं इसके माध्यम से बालकों को और भी जानकारी ज्ञान प्राप्त करने की महत्वपूर्ण तरीके से इसमें जोड़ा जा सकता है। दूसरी बात बताई गई कि एनसीएफ को भी इसमें बताया गया, एनसीएफ भी बनाया गया 2005 में। ये तो 1992-93 में आया था, लेकिन इसके बाद में जो एनसीएफ है वो 2005 में आया, वो भी यशपाल समिति ने उसमें भी सुधार किया है। और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से यशपाल समिति का एक और भी नाम है, इसको हम लोग राष्ट्रीय सलाहकार समिति के नाम से भी जानते हैं। और जो ज्ञान है उसमें विस्फोट की अवधारणा यशपाल समिति से ही संबंधित है। ज्ञान में विस्फोट मतलब इसके माध्यम से जब चेंजिंग आया तो जो सुधार हुआ, तो कहीं ना कहीं ज्ञान में एक प्रकार से परिवर्तन आया, उसको ज्ञान विस्फोट के नाम से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं कभी कोई प्रश्न भी पूछा गया है कि ज्ञान विस्फोट किससे संबंधित है, तो यशपाल समिति से संबंधित है, ये भी ध्यान रखेंगे। जो आज हमने पढ़ाने या समझाने का प्रयास किया है उसमें यशपाल समिति ने जो शिक्षा बिना बोझ के होनी चाहिए उसके बारे में बताने का प्रयास किया गया है, जो कि प्राथमिक स्तर से संबंधित है। और इसके माध्यम को अगर हम लोग देखें तो जानने समझने का प्रयास करें तो कहीं हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है और इसके बारे में हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आप लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करते रहेंगे, ठीक है ना। और सारी प्रणाली को समझने का भी प्रयास करें। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर मिलेंगे आपको। धन्यवाद आपको।